नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं बड़ौदा बीएनपी पारिवास की एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम, जो कि एक थीमेटिक है और मैन्युफैक्चरिंग फंड है। इस फंड को समझें उससे पहले मैं आपको दो चार चीज़ें जरूर बताना चाहूँगा कि इस स्कीम में कितने रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अगर अपने पैसा निकालते हैं तो किस तरीके का टैक्सेशन लगेगा, कितना एग्जिट लोड लगेगा। ये थीमेटिक फंड है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई थीमेटिक फंड है तो अपने को और नया स्कीम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सारी बातों पर बात करेंगे। और उसको समझने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में दो हिस्से होते हैं। एक होता है कोर पोर्टफोलियो और एक होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो वो है जो कि आप अपने टाइम होराइजन के साथ, फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन करके रेगुलर डाइवर्सिफाइड स्कीम के साथ, पूरी थॉटफुल स्ट्रेटेजी के साथ आप उसको मैनेज कर रहे हैं, उसका रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, असेट एलोकेशन को फॉलो कर रहे हैं। वो होता है आपका कोर पोर्टफोलियो। तो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा जो है वो कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए। 10 से 20% हिस्सा जो कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो में हो सकता है, जैसे कि थीमेटिक फंड में, सेक्टर फंड में। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10-20% में रिटर्न हो सकता है कि वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 2-3% या 1% रिटर्न बढ़ा दे, या फिर वो उसकी वाइस वर्सा स्ट्रेटेजी चली जाए, यानी रिवर्स रणनीति हो जाए उसमें, तो भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा आपकी सेहत पे फर्क ना पड़े, यानी आपकी चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, आपके फाइनेंशियल गोल पे बहुत ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, उसको सैटेलाइट पोर्टफोलियो बोलते हैं। आसान भाषा में मैं कहूँ तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का थीमेटिक फंड में पैसा जो है 10-20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो सभी फंड को मिला करके बोल रहा हूँ। फर्ज कीजिए आपका 10 लाख का टोटल पोर्टफोलियो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाख रुपया थीमेटिक या सेक्टर स्पेसिफिक फंड में रख सकते हैं। आमतौर पर सेक्टर स्पेसिफिक या थीमेटिक फंड के अंदर सीजन इन्वेस्टर का ही पैसा रखा जाता है। अब अपने समझते हैं बड़ौदा बीएनपी पारिवास का मैन्युफैक्चरिंग फंड। तो आपको मालूम होगा कि 1990 और 2024 करीबन 30-35 सालों में इंडिया में क्या बदला है। आप देखिए कि पर कैपिटा जीडीपी जो है 1990 के दौरान 348 यूएस डॉलर थी, और अब जो है 2022 के अंदर 12,720 यूएस डॉलर है। मैं ये पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम नहीं है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम जिस दिन 12,000 डॉलर के आसपास हो जाएगी, उस दिन अपना इंडिया जो है वो डेवलप कंट्रीज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर मैं 1990 और 2020 को कंपैरिजन करूं कि 93% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी, आज की तारीख में करीबन 2020 का जो डेटा आया वर्ल्ड बैंक का, उसमें 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हाल ही में जब फरवरी 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का जब बजट आया, तो उन्होंने भी कहा था कि 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। तीसरी अहम बात, एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विस में 1990 के अंदर जीडीपी के अंदर 27% कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का होता था। आपको मालूम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता था। इसीलिए कहा जाता था कि जीडीपी के अंदर जो 3 कंपोनेंट है उसमें से काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन 27% जो है वो एग्रीकल्चर का होता था। ये धीरे होते होते, कम होते होते ग्रेजुअली 2022 में जो है वो 7.3% के आसपास हो गया। यानी ओवरऑल कहने का जो मतलब है, एग्रीकल्चर पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आज इंडिया के लिए 2008 में जो चाइना में मोमेंट था, वैसा ही मोमेंट है। पिछले 15-16 साल में चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त उछाल हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग में उछाल इसलिए भी, गवर्नमेंट का फोकस इंडिया में इसलिए भी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या है, और वो मैन्युफैक्चरिंग से कुछ हद तक हल होने की सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि चाइना के अंदर 2008 के बाद 11% का सीएजीआर जो है वो ग्रोथ हुआ, और सबसे ज़्यादा जो रफ्तार रही वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रही। इसी तरीके की स्टोरी वियतनाम के अंदर भी हुई। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो वियतनाम ने भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। वियतनाम के अंदर भी क्या हुआ कि लो लेबर कॉस्ट है, या पावर सेक्टर की कनेक्टिविटी है, या हैवी इन्वेस्टमेंट या ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल में जो हुआ वियतनाम के अंदर, उसी की वजह से सेम स्टोरी इंडिया के अंदर रिपीट होने की है। क्योंकि हाल ही में
मैंने जैसे बताया 15 साल पहले चाइना में, अभी रिसेंटली वियतनाम में, और अब भी जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही फेवरेबल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल पहले आदित्य बिरला सन लाइफ का एक मैन्युफैक्चरिंग फंड आया था, करीबन 9-10 साल हो गए उसको, जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई थी। तो उसके बावजूद उस स्कीम का जो है वो स्कीम नॉर्मल एक डाइवर्सिफाइड स्कीम के बराबर ही उस स्कीम का रिटर्न है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। और 8-10 म्यूचुअल फंड कंपनी पिछले 8-10 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करते हुए लेकर के आई है। अब अपने समझते हैं बड़ौदा बीएनपी पारिवास मैन्युफैक्चरिंग फंड को कि इस फंड के अंदर क्या खास है। सबसे पहले अपने समझते हैं कि पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। 10 साल का रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग ने 17%, निफ्टी 500 ने 16% और निफ्टी 50 ने 14% CAGR का रिटर्न दिया। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग ने 23%, निफ्टी 500 ने 18%, निफ्टी 50 ने 15% का CAGR दिया। अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड 1 साल, 3 साल और 5 साल, 10 साल, चारों सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू जो मैन्युफैक्चरिंग है उसने आउट परफॉर्म किया है। अब मैं बात करता हूं कि इस फंड के अंदर अगर अपने एग्जिट करते हैं तो क्या एग्जिट लोड लगेगा। कोई एंट्री लोड आपको मालूम है होता नहीं है म्यूचुअल फंड में। एग्जिट लोड अगर 10% से ज़्यादा यूनिट अपने रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मतलब ये है कि अगर आज आपने 1 लाख रुपए डाला, 10,000 यूनिट आपके अकाउंट में आ गई और अगर आप 1,000 से ज़्यादा यूनिट रिडीम करते हो वो भी आज डालने के 365 दिन के अंदर अंदर, तो 1% का एग्जिट लोड आपको लगेगा। स्कीम के रिस्कोमीटर की अगर मैं बात करूं तो रिस्कोमीटर के अंदर अगर आप देखिए कि हाईएस्ट पायदान पे है। अब बात करते हैं कि ये स्कीम आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे डिपेंड करती है। इसके अलावा मैंने एक अलग से भी इसका लिंक वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसके बाद मैं सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड और महिंद्रा मनु लाइफ का भी एक मैन्युफैक्चरिंग एनएफओ आ रहा है, उन दोनों के वीडियो भी मैं लेकर के आ रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।